सपा मैनपुरी, रामपुर और खतौली उपचुनाव के लिए कल होनी है वोटिंग और ऐसे में आज चुनाव आयोग की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुबह से ही पोलिंग पार्टियों के बूथों पर पहुंचने का सिलसिला चला। अब इसके बाद मतदान कर्मियों ने वोटिंग के लिए कमर कस ली है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें इस वक्त देख सकते हैं। मैनपुरी, खतौली और रामपुर के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हुई और मतदान केंद्रों पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। आप इन तस्वीरों के जरिए देखिए, मैनपुरी में पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं, खतौली में भी पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी है। उसके अलावा रामपुर की आप तस्वीरें देख सकते हैं, मैनपुरी की तस्वीरें। तो कुल मिलाकर उपचुनाव के लिए जो पूरी तैयारियां हैं वो माकूल हो चुकी हैं। कल उपचुनाव है, सुबह से ही आप देखेंगे जो वोटिंग का सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा, लेकिन उससे पहले जो पूरी तैयारियां हैं वो चुनाव आयोग की तरफ से कर ली गई हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सनुज इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सनुज, क्या तैयारियां आप इस वक्त देख पा रहे हैं? खतौली में सुबह से हम देख रहे हैं पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी है, सुरक्षा के क्या इंतजाम है? देखिए, पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। पोलिंग बूथ पर पोलिंग पार्टियां पहुंच चुकी हैं। 10 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स की यहां पर लगाई गई है। 9 जोन और 37 सेक्टर में इस क्षेत्र को, खतौली को बांट दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस का सख्त पहरा रहेगा, सीसीटीवी की निगरानी रहेगी। और जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्रभूषण सिंह से हमारी बात हुई है। उन्होंने सीधे और कड़े शब्दों में चेतावनी दे दी है कि फर्जी मतदान करने की सोचने वाले, चुनाव को प्रभावित करने की सोचने वाले सावधान हो जाए। पुलिस इतनी सख्ती से निपटेगी कि 7 पुश्तें याद रखेंगी। यानी जिस तरीके से यहाँ पर आरोप लग रहे हैं विपक्ष की तरफ से कि चुनाव को प्रभावित किया जा सकता है, निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा, शांतिपूर्ण चुनाव नहीं होगा, इस तरह के जो तमाम आरोप लग रहे हैं, ऐसे में जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं चंद्रभूषण सिंह, उनका इतना सख्त लहजे में कहना ये जताने और बताने के लिए काफ़ी है कि चुनाव यहाँ शांतिपूर्ण भी होगा, चुनाव यहाँ पर निष्पक्ष भी होगा। और जिस तरीके से पूरे खतौली की घेराबंदी पुलिस की तरफ से की गई है और उन्होंने बाकायदा एबीपी गंगा के माध्यम से मतदाताओं से अपील की है कि वो निर्भीक होकर मतदान करें, किसी को किसी तरह की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी, कोई चुनौती उनके लिए नहीं है। पूरा पुलिस फोर्स है, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ऐसे में मतदाताओं के हाथ में बाजी है, मतदाताओं के हाथ में ताकत है कि वो इसी रास्ते से, ये रास्ता सीधा विधानसभा की तरफ जाएगा, मतलब यहाँ से इसी रास्ते से होते हुए विधानसभा का रास्ता तय होगा। तो कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका फैसला तो 8 में होगा, लेकिन इतना जरूर है कि जो प्रत्याशी हैं हर घंटे उनके दिलों की धड़कनें बढ़ती जा रही है, क्योंकि कल उनका फैसला होना है। ईवीएम में उनका जो फैसला है वो कैद होना है। तो जनता को लुभाने के लिए पूरी ताकत झोंकी गई, कई दिन प्रचार अभियान चला, तमाम ताकतें झोंकी गई। चुनाव आयोग की तरफ से वोटिंग को लेकर के क्या तैयारियां हैं? वो लोग जो बुजुर्ग हैं, बावजूद इसके वोट करने के लिए आते हैं। हम हमेशा देखते हैं मतदान केंद्रों पर, चाहे लोग आ पाने में समर्थ हो या फिर ना हो, लेकिन अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचते हैं पूरी हिम्मत के साथ। उन लोगों के लिए, दिव्यांग जनों के लिए क्या तैयारियां चुनाव आयोग की तरफ से, ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो? देखिए, निर्वाचन आयोग की तरफ से हमेशा आप देख रहे हैं कि कई चुनावों में देखें बेहतर इंतजाम किए जाते हैं। पिंक बूथ अलग से बनाए जाते हैं और कई तरह के बूथ और यहाँ पर इस तरीके से बनाए जाते हैं। जो बुजुर्ग हैं, दिव्यांग हैं, उनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था वहाँ पर की जाती है। तमाम और जो व्यवस्थाएं वो की गई हैं, पानी की व्यवस्था हो, बैठने की व्यवस्था हो, तो तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं। जो पिंक बूथ बनाए गए हैं वो सीधा ये संदेश देने के लिए और पूरा मैसेज देने के लिए काफ़ी है कि मतदाताओं के स्वागत के लिए जो बूथ हैं वो भी पूरी तरीके से तैयार है। जिला निर्वाचन आयोग भी पूरी तरीके से तैयार है। और बस अब ये देखना ये होगा कि मतदाता कितनी बड़ी तादाद में, सनुज, देखिए जब भी उपचुनाव होते हैं, उपचुनाव में कई बार मतदाताओं से यही अपील करता है। रामपुर, खतौली और मैनपुरी के लोग, जो भी वोटर्स हैं, उनके लिए पूरे पोलिंग बूथ तैयार हैं। आप अपने घरों से निकलिए, कल अपने मतदान का इस्तेमाल कीजिए। सीधा आपको गोरखपुर लिए चलते हैं, जहां पर प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। गोरखपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति, गोरखपुर की छवि के बारे में, गोरखपुर की जनता को मिलने वाली सुविधा के बारे में क्या स्थितियां थी? बिजली नहीं मिलती थी, सड़कें खराब थी, कनेक्टिविटी नहीं थी, कोई गोरखपुर में आना नहीं चाहता था, निवेश नहीं करना चाहता था। गोरखपुर के नाम से ही देश और दुनिया के लोगों के मन में एक भय पैदा होता था कि अच्छा गोरखपुर के। लेकिन भाइयों बहनों, पिछले 5 साल के अंदर गोरखपुर की इस बदली हुई छवि को आपने देखा। आज कहीं भी आप जाएंगे, गोरखपुर का नाम लेंगे तो लोगों के मन में एक सम्मान का भाव आपके प्रति सतत जागृत होता है और आप सब लोग एक उस भाव के साथ कहते हैं अच्छा आप गोरखपुर से हैं। एक सम्मान का भाव, इस सम्मान को बरकरार रखना, इसको बनाए रखना और इसमें अभिवृद्धि करना, ये
हर नागरिक का दायित्व है कि मेरा नगर, मेरा कस्बा, मेरा गांव, मेरा प्रदेश और मेरा देश इस सम्मान के लिए सदैव लोगों के जवान पर उसके प्रति अच्छा भाव पैदा हो। इस दृष्टि से हर व्यक्ति की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इसमें सहयोग करें। याद करिए 1990 में गोरखपुर का खाद कारखाना बंद हो गया था और मैं बार बार कहता हूं कि अगर बीआरडी मेडिकल कॉलेज, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का एकमात्र मेडिकल कॉलेज था, अगर इस मेडिकल कॉलेज पे पहिया होते तो इसको विपक्षी सरकारें कब का गोरखपुर से हटा करके अपने यहां लेकर के चले गए होते। लेकिन भाइयों बहनों, आज गोरखपुर में न केवल 1990 में बंद खाद कारखाना फिर से चल चुका है, बल्कि वर्तमान में 105% के रेट से वहां उर्वरक उत्पादन के कार्य के साथ भी जुटा हुआ है। अन्नदाता किसानों को कोविड कालखंड में पूरी दुनिया के अंदर फर्टिलाइजर और रसायन की भारी किल्लत है, पेस्टिसाइड की भारी किल्लत है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के विजनरी नेतृत्व में भारत के अंदर कमोवेश इसकी पूर्ति की गई और उर्वरक कारखाने जो पिछली सरकारों के समय बंद हो चुके थे उन्हें चलाने का कार्य किया, जिसमें गोरखपुर का खाद कारखाना भी आज गोरखपुर में फिर से चालू हो चुका है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज की पूरी तस्वीर बदल चुकी है। आज आप जाइए वहां पर, आज से 5 साल 7 साल पहले क्या स्थिति थी, आज वहां बाल संस्थान बन गया है, आज वहां सुपर स्पेशलिटी का ब्लॉक बन चुका है, आज बीआरडी मेडिकल कॉलेज में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सुविधाएं हुई हैं और साथ साथ गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज के साथ साथ आज एम्स बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी सेवाएं देना प्रारंभ कर दिया है और गोरखपुर देश के उन चुनिंदे शहरों में है जिनमें जो शिक्षा के एक बेहतरीन हब के रूप में स्थापित हो रहा है। 4 विश्वविद्यालय किसी जनपद में हो तो अकेले गोरखपुर जनपद में है और इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। वही कनेक्टिविटी कितनी अच्छी हुई है। आप लखनऊ से आइए, 4 लेन की कनेक्टिविटी, और एक बार केवल गोरखपुर, बस्ती, अयोध्या होते हुए नहीं, अब तो आपको गोरखपुर, आजमगढ़, अंबेडकर नगर होते हुए भी एक नई कनेक्टिविटी लखनऊ के लिए प्राप्त हो रही है। गोरखपुर, लखनऊ के अलावा वाराणसी के लिए कनेक्टिविटी हो चुकी है, 4 लेन की बेहतरीन कनेक्टिविटी। जो दूरी पहले आपको 6 से 7 घंटे करने में, दूरी को तय करने में लगते थे, आज 2.5 से 3 घंटे के अंदर उस दूरी को आप तय कर सकते हैं। नेपाल की दूरी बेहतरीन हुई, उसको और अच्छा करने का प्रयास हुआ है। गोरखपुर से देवरिया, कुशीनगर की दूरी को और बेहतर किया गया, उस कनेक्टिविटी को बेहतर किया गया है। ट्रेन की सुविधा हो या वायु की सुविधा, वायु कनेक्टिविटी की सुविधा, आज गोरखपुर के अंदर उसमें बेहतरीन सुधार हुआ है। बुनियादी सुविधाओं की जिससे सिटी के अंदर ही आप देखेंगे, कोई सोचता था गोरखपुर शहर में भी कभी 4 लेन की सड़कें बनेंगी। आज बीआरडी मेडिकल कॉलेज मार्ग हो, सोनवाली मार्ग हो या फिर देवरिया बाईपास को आज हम लोगों ने 4 लेन की बनाने की शिलान्यास कार्य का शुभारंभ भी कर दिया है। आज हम उसका शिलान्यास कर रहे हैं। आजाद चौक पर जहां पर रुस्तमपुर ढाबा पड़ता है वहां पर हमेशा जाम दिखता था और वहां पर एक फ्लाईओवर 6 लेन का फ्लाईओवर बनेगा और साथ साथ वहां पर देवरिया बाईपास के लिए भी एक 2 लेन का फ्लाईओवर अलग से वहां पर आएगा, जिससे जाम की समस्या का सर्वथा समाधान हो जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे हर एक मार्ग को 2 लेन को 4 लेन में, सिंगल लेन को डबल लेन में, 4 लेन को 6 लेन में बनाने की कार्रवाई को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। तो इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी के समाधान के लिए भी गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए न केवल बेहतरीन सेंटर दिए गए हैं, बल्कि इसके उन कारकों को जिन कारणों से इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी होती थी, उन सभी का समाधान भी स्वच्छ भारत मिशन, नमामि गंगे परियोजना जैसी प्रधानमंत्री जी के और महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में उन्हें लेकर के आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है।
शिवपाल यादव ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। पार्टी कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न का आरोप इस पत्र के जरिए लगाया गया। मैनपुरी उपचुनाव में पार्टी कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न का आरोप लगाया है। इटावा प्रशासन पर पक्षपात करने का भी आरोप लगाया। तो देखिए, चुनाव आयोग को पत्र शिवपाल यादव की तरफ से लिखा गया। पार्टी कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न का आरोप लगाया है। इसमें मैनपुरी उपचुनाव में पार्टी कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न का आरोप लगाया है। ज्यादा जानकारी के साथ अनुभव हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं हमारे साथ इस वक्त। अनुभव, कल भी हमने देखा था एक पत्र लिखा गया था जिसमें आरोप ये लगे थे कि तय सीमा के बाद चुनाव प्रचार किया गया। अब एक और पत्र चुनाव आयोग को शिवपाल यादव की तरफ से। देखिए, शिवपाल यादव ने ये पत्र लिखा है और चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इटावा का जो स्थानीय प्रशासन है, यानी वहाँ जो पुलिस के अफसर हैं, जो प्रशासनिक अफसर हैं, जिलाधिकारी हैं, एसएसपी हैं, उन पर कहीं न कहीं आरोप लगाया है कि जिस तरीके से जो जसवंत नगर विधानसभा आती है, वहाँ पर कैसे पार्टी के जो कार्यकर्ता है, समाजवादी पार्टी के और जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको धमकाया जा रहा है, झूठे मुकदमे में फंसाने को कहा जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि अगर वो कहीं न कहीं इस उपचुनाव में कोई गड़बड़ करेंगे तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो साफ तौर पर जो सीनियर अफसर हैं, उनकी भूमिका को पक्षपातपूर्ण बताया है शिवपाल यादव ने अपने पत्र में, और कुछ नाम भी लिख कर दिए। उन्होंने बताया कि देखिए किन किन लोगों को धमकाया गया है। कोई ब्लॉक प्रमुख है, कोई खासतौर से दूसरे ब्लॉक का है, तो तमाम सारे लोगों का नाम लिखा है और ये भी कहा है कि अगर इस तरीके की स्थिति रहेगी तो वहां पर कैसे चुनाव हो पाएगा निष्पक्षतापूर्ण। इन सारी चीजों को लेकर उन्होंने साफ तौर पर पत्र लिखा और ये कहा है कि लगातार कहीं न कहीं बीजेपी के पक्ष में जो प्रशासन है वो काम कर रहा है। तो इससे पहले देखिए, हमने देखा समाजवादी पार्टी कई बार लखनऊ में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के यहाँ एक डेलीगेशन गया, उसने भी तमाम शिकायतें की। लेकिन अब शिवपाल यादव ने खुद चिट्ठी लिखी है भारत निर्वाचन आयोग को और साफ तौर से उत्पीड़न का आरोप लगाया है। ये भी कहा है कि बीजेपी के पक्ष में दबाव डाला जा रहा है प्रशासन की तरफ से। ठीक है, अब कुल मिलाकर इस पर संज्ञान क्या लिया गया अनुभव? क्या चुनाव आयोग की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, अभी तो फिलहाल इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है क्योंकि शिवपाल यादव ने ये पत्र भेजा है, फैक्स के जरिए भेजा है, ईमेल के जरिए भेजा है। तो उस पर क्या रिस्पांस मिल आता है, क्या कुछ जवाब उन्हें दिया जाता है, ये भी काफी महत्वपूर्ण होगा। और क्या, क्योंकि कल ही सुबह वोटिंग शुरू हो जाएगी सुबह 7 बजे से, तो ऐसे में क्या अधिकारियों को भी कोई निर्देश दिया जाएगा? हालांकि हमने देखा किस तरीके से चुनाव आयोग ने वहाँ जब प्रोफेसर रामगोपाल यादव गए, उन्होंने शिकायत की, उसके बाद निर्देश दिया था। ठीक है, शिवपाल यादव ने भी चिट्ठी लिखकर कुछ ऐसे ही आरोप लगाए। अनुभव, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो देखिए, शिवपाल यादव की तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए। चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया है और कहा है कि कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न हो रहा है। फतेहपुर से खबर है, मालगाड़ी की बोगी में अचानक से आग लग गई। प्रयागराज से कानपुर कोयला लेकर आ रही थी मालगाड़ी और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे जहां अचानक से मालगाड़ी में आग लग गई। कोयला लेकर ये मालगाड़ी आ रही थी और फायर ब्रिगेड फिलहाल आग पर काबू पा चुके हैं। फतेहपुर की तस्वीर है ये मालगाड़ी जिसमें अचानक से आग लगी। मालगाड़ी की बोगी में प्रयागराज से कानपुर ये मालगाड़ी कोयला लेकर जा रही थी और फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर स्थिति को कंट्रोल में कर चुकी है। एक और बड़ी खबर उन्नाव से मिल रही है। दबंगों ने एक घर में आग लगा दी। प्रधान के चचेरे भाई के घर में आग लगा दी। आग में घर से में जो सारा सामान रखा हुआ था वो जलकर राख हो गया है और पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवा दी है। कार्रवाई नहीं करने के आरोप पुलिस पर इस वक्त लगाए गए हैं। प्रधान के चचेरे भाई के घर पर आग लगा दी गई। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं कि पूरा सामान जो इस घर के अंदर था वो जलकर खाक हो चुका है। किस तरीके से दबंगों की दबंगई की तस्वीरें सामने आई हैं। प्रधान के चचेरे भाई के घर में आग लगा दी और आग लगने से सारा सामान जलकर राख हो गया। फिलहाल पुलिस पर भी आरोप लग रहे हैं कार्रवाई न करने। खबर है लखनऊ से, अलीगंज थाना क्षेत्र में हत्या के बाद जमकर हंगामा। मृतक के परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर हंगामा किया है। सीतापुर हाईवे पर मृतक के परिजनों ने जाम लगा दिया। काफी तादाद में पुलिस मौके पर मौजूद रही। लखनऊ की से तस्वीरें हैं जहां अलीगंज थाना क्षेत्र में हत्या के बाद हंगामा। मृतक के परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जमकर हंगामा किया। सीतापुर हाईवे पर मृतक के परिजनों ने जाम लगा दिया। एक और बड़ी खबर है मेरठ से, लाइव मौत का वीडियो वायरल हो रहा है। गली में चलते चलते युवक की मौत हो गई। दोस्तों के साथ गली में टहल रहा था युवक और हंसी मजाक करने के दौरान युवक की जान चली गई। सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हुई है। ये देखिए, ये लाइव वीडियो, मौत का ये वीडियो जो वायरल हो रहा है।
गली में अचानक से ये युवक अपने दोस्तों के साथ चल रहा था और चलते चलते इस युवक की मौत हो गई। दोस्तों के साथ गली में युवक टहल रहा था और हंसी मजाक कर रहे थे जो साथी हैं, और अचानक से इस युवक की मौत हो गई और ये पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। देखिए, युवक अचानक से गिरता है और उसके बाद मौके पर ही ये युवक दम तोड़ देता है। ये वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ है। सीसीटीवी फुटेज आप इस वक्त देख रहे हैं। लाइव मौत का ये जो वीडियो है ये इस वक्त वायरल हो रहा है। गली में चलते चलते अचानक से इस युवक की मौत हो गई। अपने दोस्तों के साथ देखिए टहल रहा था, दोस्त आपस में हंसी मजाक करते हुए निकल रहे थे यहाँ से। अचानक से युवक गिर जाता है और गिरते ही जब इसके दोस्त इसके पास पहुंचते हैं, इसको उठाने की कोशिश करते हैं, तो ये युवक उस वक्त तक इसकी मौत हो चुकी होती। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है और ये जो वीडियो है लाइव मौत का वीडियो वायरल हो रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।